हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा के जीएस प्रश्नों जीएस पेपर वन के इंडियन सोसाइटी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में स्मार्ट शहर। क्या पूछा गया था आपसे? भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। ठीक। स्मार्ट शहर, शहरी गरीबी, वितरणात्मक न्याय, ये हमें तीन कीवर्ड मिल चुके हैं। उसी के आधार पर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक। पहला क्या था? स्मार्ट शहर, पहला कीवर्ड। दूसरा, शहरी गरीबी, शहरी गरीबी। तीसरा, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से तात्पर्य है शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जो गरीब आबादी है, गरीब आबादी या वंचित वर्ग, इनके लिए हमें क्या करना है? संसाधनों का समतामूलक वितरण। समतामूलक वितरण। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि वितरणात्मक न्याय हमें स्थापित करनी है या वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को पूर्ण करना है। किसके लिए? शहरी आबादी के लिए, गरीब आबादी के लिए, शहरी गरीब आबादी के लिए। इसकी शुरुआत हम करते हैं। हमें तीन कीवर्ड क्या मिले थे? एक तो स्मार्ट सिटी मिला है, दूसरा शहरी आबादी, और तीसरा वितरणात्मक न्याय। इसके लिए हमने क्या किया था? शहरीकरण किया था हमने। शहरीकरण के माध्यम से एक और तो शहरों का तीव्र विकास हुआ, शहरों का तीव्र विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर असमानताओं में वृद्धि हुई। असमानताओं में वृद्धि। और क्या हुआ? शहरी गरीबी में वृद्धि। शहरी गरीबी में वृद्धि। और संसाधनों तक पहुंच में कमी आई। पहुंच में कमी। पहुंच में कमी आई। इसके लिए हमने क्या किया?
इसके लिए हमने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया इसके अंतर्गत और हमने क्या किया, कुछ शहरों की सूची बनाकर, जिन शहरों को स्मार्ट शहर सूचित मतलब घोषित करना था, उनकी हमने एक सूची बनाई, ठीक, और उसके आधार पर हम इन सब मतलब तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, शहरी स्थिति में सुधार संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या था, क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करना था, ठीक है, और क्या करना था, जीवन स्तर में सुधार करना था। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे मुंबई है, मुंबई का एक धारावी नामक जगह है, तो हाँ मतलब विश्व वो एशिया की सबसे ज्यादा मतलब एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में से एक वो भी है, धारावी। उसके लिए हमने क्या किया है, उदाहरण के लिए मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के उद्देश्य एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक को बेहतर आवास, क्या देना है, बेहतर आवास, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक शहरी क्षेत्र में बदलना था। किसे, धारावी को। धारावी एक सुनील शेट्टी की वेब सीरीज आई थी, धारावी बैंक, तो आपने धारावी ऐसे ने देखा हो तो उस वेब सीरीज के माध्यम से धारावी को देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके का वो स्लम एरिया है। दूसरा हमने क्या किया, आर्थिक विविधीकरण। जैसे आपने महानगर जानते होंगे आप, ठीक, महानगर अपने भारत में कितने हैं, 4-5 हैं, ठीक, उसमें एक बंगलुरु का नाम सुना होगा आपने, बंगलुरु कैसा है, आईटी हब, बहुत बड़ा आईटी हब है, ठीक। इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली। तो महानगर विविध आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देते हैं, जो विभिन्न उद्योगों को सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे किसी एक आर्थिक क्षेत्र पर निर्भरता कम होती है। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी बताया मैंने, भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में कौन विख्यात है, बेंगलुरु प्रौद्योगिकी, वित्त, शिक्षा और मनोरंजन उद्योगों को आधार प्रदान करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और पेशेवर दूसरा क्या है, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में महानगर। दिल्ली का आपने उदाहरण में देखिए, जिसमें दिल्ली अनेक सांस्कृतिक उत्सवों, कला प्रदर्शनियों, नाट्य प्रदर्शनों का आयोजन करती है, साथ ही विविध पाक कला अनुभवों का भी केंद्र है, जिससे संपूर्ण विश्व से प्रतिभाओं और पर्यटन का आकर्षण देखा जाता है। इसके बाद शहरी गरीबी उन्मूलन के कुछ मुद्दे हैं। इन मुद्दों में क्या क्या, जैसे स्मार्ट सिटी पहलों को किफायती आवास योजना उपलब्ध कराना, ठीक, उन्नत झुग्गी झोपड़ियों वाला बुनियादी ढांचा तथा पानी से तात्पर्य है पेयजल स्वच्छता एवं विद्युत आपूर्ति जैसे बुनियादी सेवाएं शामिल है। स्वच्छता की जब आप बात आती है तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो लगातार 8वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम स्मार्ट सिटी के तहत इन शहरों को प्रेरित करते हैं इन सारी चीजों को दूर करने के लिए। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे राजकोट पुणे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं ने सेवा वितरण की निगरानी के लिए झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया। क्या किया है, राजकोट और पुणे ने सेवा वितरण की निगरानी के लिए झुग्गी झोपड़ियों के
पुनर्वास कार्यक्रमों को किससे जोड़ दिया है? टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। किसने? राजकोट और पुणे ने। दूसरा पॉइंट क्या है? यह हस्तक्षेप क्षमता वृद्धि प्रदान करके संरचनात्मक असमानताओं को दूर करते हैं, जिससे शहरी गरीबों को बुनियादी अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? वितरणात्मक न्याय एवं समावेशन, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ऑनलाइन शिकायत निवारण एवं नागरिक सहभागिता ऐप जैसे सहभागी शासन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधन आवंटन पारदर्शी एवं न्याय संगत हो। जो हम संसाधनों का आवंटन कर रहे हैं, संसाधनों का जो आवंटन कर रहे हैं वो कितना पारदर्शी है, कितना पारदर्शी है और कितना न्याय संगत है। इसकी निगरानी के लिए हम कर क्या रहे हैं? तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन शिकायत निवारण एवं नागरिक सहभागिता ऐप के माध्यम से इन सब चीजों की हम निगरानी कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? इसके उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी ने सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल निगरानी लागू की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा समय पर प्राप्त हो। इसके बाद कुछ इनकी आलोचना एवं चुनौतियां भी हैं। यदि हम शहरीकरण कर रहे हैं तो उसका एक पक्ष जैसे ऊपर ही मैंने चर्चा किया, एक और तो शहरों का तीव्र विकास हो रहा है, शहरों का तीव्र विकास हो रहा है। दूसरी ओर क्या हो रहा है? असमानताएं बढ़ रही हैं, असमानताएं बढ़ रही हैं, शहरी गरीबी में वृद्धि हो रही है। वहीं इसका दूसरा पहलू क्या देखने को मिल रहा है? तकनीकी पूर्वाग्रह। जब हम किसी तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? अकुशल वर्ग, अकुशल श्रमिक। यदि परियोजना बुनियादी आजीविका की आवश्यकताओं की बजाय उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देती हैं तो शहरी गरीबी इससे बाहर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर में देखिए, कुछ स्मार्ट शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण अनौपचारिक बस्तियों का विस्थापन हुआ है, जिससे प्रक्रियागत अन्याय की चिंताएं बढ़ी हैं। इसका एक आपने अभी हाल में उदाहरण देखा होगा, दिल्ली कैंट के आसपास कुछ इस्लाम एरिया थी, तो वहां कुछ उपद्रवी करते क्या थे, जो वंदे भारत ट्रेन जा रही है, वंदे भारत ट्रेन में पत्थर वगैरह फेंका करते थे, जिससे होता क्या था कि वंदे भारत ट्रेन को नुकसान होता था। तभी रेलवे ने क्या किया है कि कैंट के किनारे, जो रेलवे ट्रैक के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां थी, बस्तियां थी, उसको उन्होंने वहां से विस्थापित कर दिया है। तो ऐसी चुनौतियां हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। किसके लिए? स्मार्ट सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए हम भावी कदम भविष्य में प्रयास क्या कर रहे हैं, और इसके लिए हम या भावी पहल क्या है? भारत में स्मार्ट शहरों को तकनीकी केंद्रित विकास से आगे बढ़ाकर समावेशिता पर ध्यान देना होगा। पीएम स्वनिधि को एकीकृत करके आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, जो रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देगी। क्या देगी? रेहड़ी पटरी वालों को ऋण। ऋण डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आवास न्याय के लिए धारावी परियोजनाओं से सीख लेते हैं। झुग्गी झोपड़ियों का यथास्थान पुनर्विकास आवश्यक है, ताकि समुदायों को विस्थापन किए बिना उन्नयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त जलवायु लचीलापन, स्पंज सिटी दृष्टिकोण, वर्षा जल संचयन, हरित गलियारे और आर्द्र भूमि स्थिति सुधार से शहरी बाढ़ में कमी आ सकती है। इसके बाद आप क्या करेंगे? निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? जब आप भारत में स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकी, सहभागी शासन और समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास को मिलाकर शहरी गरीबी एवं वितरणात्मक न्याय की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं आप वितरणात्मक न्याय का समाधान? वितरणात्मक न्याय का समाधान कैसे होगा?
तकनीकी के माध्यम से, तकनीक। दूसरा सहभागी शासन। तीसरा समावेशी बुनियादी ढांचा, समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से, बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से हम वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की को पुष्टि कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की विविधता और उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बाजारों के एकीकरण एवं तकनीकी प्रगति ने उपभोक्ताओं को संपूर्ण विश्व के उत्पादों तक पहुंच आसान कर दिया है। जैसे आप वैश्वीकरण के माध्यम से, जैसे वर्तमान समय में आप क्या सकते हैं, जैसे आपको किसी चीज की आवश्यकता है और वो वस्तु मिल रही है यूएसए में, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके, ऐसे कई सारी तकनीकी सुविधाएं आपको प्राप्त हैं जिसके माध्यम से वो वस्तु आप अपने पास मंगा सकते हैं, अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, संपूर्ण विश्व के उत्पादों तक पहुंच प्रदान की है, जो प्रायः व्यापक उत्पादन नेटवर्क और सस्ते श्रम के कारण प्रतिस्पर्धी कीमतों पर देखा गया। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उपभोक्ता ऑनलाइन शॉपिंग और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुविधा के माध्यम से चीन या भारत में निर्मित उत्पादों को मंगा सकते हैं और उसको सहज उपलब्ध करा सकते हैं। उसी तरीके से आप चाहे भारत में रह रहे हो चाहे चीन में रह रहे हो, आप भी इसी तरीके से उन सब वस्तुओं को आप भारत या चीन में मंगवा सकते हैं या सहज रूप से उपलब्ध कर सकते हैं। वैश्वीकरण ने निसंदेह बाजारों और उपभोग के स्वरूपों का विस्तार किया है, किंतु इसे केवल एक आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति तक सीमित नहीं किया जा सकता। वैश्विक मीडिया, विज्ञापन और ई कॉमर्स के साथ समाजों में हाइपरलैप्स उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। आकांक्षा एवं वस्तुओं के निपटान का तीव्र चक्र जो उत्पादन के बजाय उपभोग के माध्यम से पहचान को आकार प्रदान करता है। यह कमोडिटी फेटिसिज्म की तरह है, जहां कमोडिटी को उनकी उपयोगिता से परे महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, भारत में वैश्विक फास्ट फूड श्रृंखलाएं, फैशन ब्रांड और स्मार्टफोन केवल उत्पाद ही नहीं अपितु आधुनिकता और प्रतिष्ठा के प्रतीक बन चुके हैं। जैसे फास्ट फूड में, जैसे देखिए आप इंडिया में भी जगह जगह केएफसी के सेंटर्स खुल चुके हैं, मैकडोनाल्ड के खुल चुके हैं, है ना। इस तरीके की चीजें आपको भारत में भी देखने को मिलेगी। और ये वर्तमान समय में क्या बन चुका है, उत्पाद नहीं रह गया, ये आधुनिकता की पहचान बन चुकी है। यदि आप केएफसी में जाकर बैठकर कुछ खा रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आप क्या है, आधुनिक हैं। इस विस्तृत पसंद के कारण उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और वरीयता में सुधार हुआ है। ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व स्तर पर पहुंच वाले ब्रांडों की पेशकश करके वैश्विक बाजारों का लाभ उठाया, जिससे एक वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा प्राप्त हुआ है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता नाइक, कोका कोला या मैकडोनाल्ड्स जैसे समरूप ब्रांडों को पसंद करते हैं। इसके आगे आइए देखते हैं, उपभोक्ता व्यवहार एवं भौतिकवादी मूल्यों में परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ता व्यवहार एवं भौतिक मूल्यों में क्या परिवर्तन देखने को मिला है। भौतिक मूल्यों में परिवर्तन। वैश्वीकरण ने उपभोक्ता वरीयताओं एवं व्यवहारों में बदलाव किया है।
विशेष रूप से विदेशी उत्पादों और नए उपभोग पैटर्न के प्रति खुलेपन को बढ़ाया है। मीडिया, यात्रा, डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क ने उपभोक्ताओं को नए उत्पादों और जीवन शैली के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए देखिए आप, पश्चिमी देशों में सुशी क्या है? जापानीज डिश है, जापानी डिश है ये। जापानी व्यंजन की बढ़ती लोकप्रियता। भारत में प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण ने उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवा जनसांख्यिकी और निम्न आय वर्ग के बीच भौतिकवादी मूल्यों को तीव्र किया है, जो विदेशी ब्रांडों के प्रति अधिक झुकाव दिखाते हैं। उपभोग में सामाजिक आर्थिक असमानताएं एवं असमानताएं या विषमताएं। वैश्वीकरण ने उपभोक्ता बाजारों का विस्तार तो किया है, किंतु उपभोग के स्वरूप में असमानताओं को भी बढ़ाया है। किसे बढ़ाया? समानताओं को बढ़ाया है। समाज का धनी वर्ग विविध और विलासितापूर्ण वस्तुओं तक पहुंच से असमान रूप से लाभान्वित होते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग क्या हो रहे हैं? प्राय सीमित विकल्पों का सामना करते हैं अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बड़े पैमाने पर उपभोग वाले उत्पादों का शिकार होना पड़ता है। किसे? निम्न आय वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग। विकासशील देशों में वैश्विक विपणन रणनीतियों ने उपभोक्ताओं की रुचि को पारंपरिक स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं से वैश्विक ब्रांडों की ओर मोड़ दिया है, जिससे कभी कभी स्थानीय उद्योगों और सांस्कृतिक प्रथाओं को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के रूप में क्या देख रहे हैं हम? उदाहरण के लिए, आक्रामक विज्ञापन के कारण स्तनपान की तुलना में शिशु आहार उपभोग में वृद्धि हुई है तथा ग्लोबल साउथ में तंबाकू उत्पादों का प्रसार हुआ है, जिससे जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। अगला पॉइंट क्या है? वैश्विक मध्यम वर्ग का उदय एवं विकास। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण वैश्विक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। वैश्वीकरण ने वैश्विक मध्यम वर्ग के तीव्र विकास में योगदान किया है, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्था में, जो शहरी उपभोग के स्वरूप को नया रूप दे रहा है। अध्ययनों के अनुसार 2030 तक मध्यम वर्गीय परिवार विश्व स्तर पर नए उपभोक्ता व्यय का लगभग 60% हिस्सा होगा, जो अतिरिक्त $15 ट्रिलियन के बराबर होगा। यह विस्तारित मध्यम वर्ग बढ़ी हुई क्रय शक्ति और आकांक्षापूर्ण उपभोग की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जो जीवन शैली सुविधाओं को बेहतर बनाने वाले वैश्विक ब्रांडों और उत्पादों को तरजीह देता है। डिजिटल तकनीकी एवं शहरीकरण वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाकर और विश्व के शहरों में समान उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देकर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक समरूपीकरण बनाम स्थानीय अनुकूलन, इसकी चर्चा करेंगे हम। वैश्वीकरण उपभोक्तावाद में एक हद तक सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देता है। किसे? सांस्कृतिक समरूपता को। सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा दे रहा है। कौन दे रहा है? वैश्वीकरण उपभोक्तावाद। वैश्वीकरण उपभोक्तावाद, जहां वैश्विक ब्रांड और उपभोग शैलियां व्यापक हो जाती, जिससे स्थानीय पहचान और परंपराएं संभावित रूप से नष्ट हो जाती है। हालांकि कुछ उपभोक्ता और बाजार वैश्विक उत्पादों को स्थानीय रुचियों के अनुसार ढाल लेते हैं, जिससे मिश्रित उपभोग प्रतिरूप बनते हैं। उपभोक्ता संस्कृति सिद्धांत शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्वीकरण का उपभोक्ताओं पर प्रभाव जटिल एवं संदर्भ निर्भर है, जिसके विभिन्न क्षेत्रों और समूहों में अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। जहां कुछ लोग वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति को उत्साहपूर्वक अपनाते हैं, वहीं अन्य स्थानीय मानदंडों के अनुसार इसका विरोध करते हैं अथवा इसका पुनर्व्याख्या करते हैं। फिर इसके निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे?
वैश्वीकरण ने उपभोग के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव, किसे सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाई है। धारणीय उत्पादों और नैतिक उपभोग में रुचि बढ़ रही है और उपभोक्ता उन ब्रांडों को अधिक महत्व दे रहे हैं किसे, जो सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय संरक्षण का प्रदर्शन करते हैं। फिर भी वैश्वीकरण से प्रेरित उपभोक्तावाद में वृद्धि पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों के ह्रास का भी कारण बन रही है, जिससे सतत विकास के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। बढ़ते उपभोग और धारणीयता के बीच असंतुलन एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये कितने शब्दों में पूछा गया था? 250 शब्दों में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बावजूद भारत में फास्ट फूड उद्योग के तेजी से विस्तार को वैश्वीकरण, शहरीकरण और बदलते उपभोक्ता व्यवहारों के अंतर संबंध से समझा जा सकता है। जहां मोटापा, मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, वहीं फास्ट फूड की मांग लगातार बढ़ रही, जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित है। इसका उदाहरण आप वैश्वीकरण और इन सब चीजों का आप एक उदाहरण के रूप में ऐसे देख सकते हैं, जैसे पहले आपने सुना होगा कि मुंबई के चौपाटी में ही फास्ट फूड का कल्चर है या फिर स्ट्रीट फूड का कल्चर है, या फिर दिल्ली में चांदनी चौक पराठे वाली गली, जिसे पराठे वाली गली के नाम से फेमस है। इस तरीके से आज आप देख रहे होंगे, आप किसी भी शहर से संबंध रखते होंगे, उस शहर में भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रीट फूड का कल्चर आपको सामान्यतः देखने को मिल जाता है। उदाहरण के रूप में आप इंदौर का सराफा, वहां भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से फास्ट फूड का कल्चर आए दिन बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। बाजार विकास और उपभोक्ता व्यवहार। हाल के वर्षों में भारतीय फास्ट फूड बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, देखी गई है। 2021 में इस बाजार ने लगभग 29.1 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। कितना? वर्ष 2021 में 29.1 अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर किया, जिसके 2028 तक 47.8 वर्ष 2028 तक 47.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि के पीछे निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है? एक तो शहरीकरण। शहरीकरण में क्या है? बढ़ती शहरी आबादी के कारण त्वरित और सुविधाजनक भोजन विकल्पों की मांग बढ़ रही है। जैसे बड़े बड़े शहरों में या मेट्रो शहरों में आप देख रहे होंगे, ठीक, जो भोजन मतलब आप नहीं बनाते, ऐसे बैचलर या फिर पारिवारिक लोग भी, तो कर क्या रहे हैं, तुरंत कुछ भी स्विगी से या जोमेटो से कुछ भी खाने के लिए ऑर्डर कर दिया और तुरंत 10-15 मिनट में या 20 मिनट में, अधिकतम आधे घंटे में आपको इजिली वो उपलब्ध हो जाता है। ये किसकी देन है? शहरीकरण की देन है। बदलती जीवन शैली, व्यस्त कार्यक्रमों और एकल परिवार के कारण फास्ट फूड एक आकर्षक विकल्प बन गया है। आकांक्षापूर्ण उपभोग, फास्ट फूड को प्राय आधुनिकता और स्थिति से जोड़ा जाता है, विशेषकर युवाओं के बीच में। जैसे यदि आप पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें नहीं खा रहे, फ्रेंच फ्राइज, तो आप प्राय क्या पिछड़े माने जाते हैं या फिर देहाती माने जाते हैं। ग्रामीण मतलब गांव से आपका संबंध है, आप ग्रामीण माने जाते हैं। ये वर्तमान समय में खासतौर से युवा के बीच में एक ये आधुनिकता का पर्याय बन चुका है। यदि आप ऐसी फास्ट फूड का सेवन नहीं करते, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, यदि आप मोमोज लवर नहीं है, पिज्जा लवर नहीं है, तो आप निहायत ही पिछड़े हैं और ग्रामीण हैं, देहाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और सामाजिक प्रभाव, उद्योग के विकास के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। कैसे? जैसे मोटापे की दर देखिए, भारत में लगभग 23% पुरुष और 24% महिलाएं अधिक वजन या
मोटापे से ग्रस्त है तथा शहरी क्षेत्रों में यह दर अधिक है, क्योंकि शहरी लोग क्या हो रहे हैं, घर बैठे फास्ट फूड खा रहे हैं, चलना फिरना है नहीं, तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा आपका। बचपन का मोटापा, एक अध्ययन में पाया गया है कि 44.63% छात्र सप्ताह में 5 से अधिक बार फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जो अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों की शुरुआत का संकेत है। दूसरा पॉइंट क्या है, गैर संचारी रोग। फास्ट फूड के बढ़ते उपभोग से मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों में वृद्धि हो रही है। जैसे आज डायबिटीज वगैरह कितने पेशेंट आपको इजीली मिल जाते होंगे, शायद 100 में से 20-30 तो आराम से डायबिटिक पेशेंट मिल ही जाते होंगे डायबिटीज के। वहीं बीपी, तो वर्तमान समय में डायबिटीज, बीपी ये सब बहुत सामान्य सी बीमारी हो गई हैं, और ये सब किसकी देन है, ये फास्ट फूड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक कारक में देखेंगे हम, फास्ट फूड का विकास भी इससे प्रभावित होता है। कैसे, वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाएं अपने उत्पादों को स्थानीय स्वाद के अनुरूप ढालती हैं। कैसे, जिसके परिणाम स्वरूप मैकालू, टिक्की बर्गर जैसे उत्पाद सामने आते हैं। जैसे बर्गर पहले नॉनवेज बर्गर ही मिलता था, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वेज बर्गर भी आज इजीली अवेलेबल है। आर्थिक पहुंच, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और प्रचारात्मक प्रस्ताव फास्ट फूड को आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सस्ती बनाते हैं। तकनीकी प्रगति में देखिए क्या, जैसे जोमेटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म के उदय ने फास्ट फूड को अधिक सुलभ बना दिया है। अब आपको फास्ट फूड खाने के लिए किसी शॉप पर नहीं जाना होगा, बस आप अपने मोबाइल के माध्यम से ऑर्डर करिए, स्विगी और जोमेटो के माध्यम से ऑर्डर करिए और घर बैठे आप भोजन करिए, खाना खाइए, या कुछ भी फास्ट फूड जो आपको पसंद हो वो इसलिए आपको मिल सकता है। आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए फास्ट फूड के उपभोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए भारत बहुआयामी दृष्टिकोण अपना सकता है। कौन कौन से दृष्टिकोण, जैसे जन जागरूकता और शिक्षा, जन जागरूकता और पोषण शिक्षा। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन का उपयोग नागरिकों, विशेषकर बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और खान पान के लिए किया जा सकता है। स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रमों में पोषण, साक्षरता और आहार जागरूकता को एकीकृत किया जा सकता है, ताकि अत्यधिक फास्ट फूड के सेवन को रोका जा सके। नियामक उपाय और लेबलिंग, पोषण संबंधी लेबलिंग, ट्रांस फैट सीमा और विपणन प्रतिबंधों पर FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा के नियम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य विकल्प चुनने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन की खपत को कम करने के लिए विज्ञापनों की लक्षित निगरानी भी करनी होगी। हमें स्वास्थ्य विकल्पों को बढ़ावा देना होगा, जैसे मध्याह्न भोजन योजना और पूरक पोषण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से आपको ताजा, पौष्टिक और पूरक, ताजा और स्थानीय स्रोत से प्राप्त पौष्टिक भोजन को शामिल किया जा सकता है, ताकि फास्ट फूड का विकल्प तैयार किया जा सके। तो ये सब प्रयास हमें करने होंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना के कार्यक्रमों के माध्यम से जैविक खाद्य पदार्थों और पारंपरिक स्नैक्स को प्रोत्साहित करना। सामुदायिक सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन, इसमें क्या, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से और स्थानीय स्वास्थ्य अभियानों के तहत शहरी अभियान सक्रिय जीवन शैली को संतुलित आहार को बढ़ावा दे सकते हैं। शहरी नियोजन में व्यवहारिक प्रोत्साहन का एकीकरण कर सकते हैं। नीति जागरूकता और सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेपों को मिलाकर भारत फास्ट फूड के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को रोक सकता है, साथ ही उद्योग के आर्थिक लाभ को भी बरकरार रख सकता है। इसके निष्कर्ष में हम क्या क्या डालेंगे, बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बीच भारत में तेजी से बढ़ता फास्ट फूड उद्योग आर्थिक विकास, सांस्कृतिक बदलावों और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है।
यह उद्योग सुविधा और आर्थिक लाभ तो प्रदान करता है, लेकिन साथ ही गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इन चिंताओं के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियान क्या क्या है, जन स्वास्थ्य अभियान है, खाद्य विपणन का विनियमन है और स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देना है। चलिए आइए हम अगले अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना। क्या है, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। टिप्पणी कीजिए। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, जैसे भारत एक जटिल दुविधा का सामना कर रहा है, ठीक, जहां पर्यावरण संरक्षण के उपाय हालांकि स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं, प्रायः इसकी गरीब आबादी की तत्काल आजीविका की जरूरतों के साथ टकराव पैदा करते हैं, जिससे पारिस्थितिक संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के बीच तनाव पैदा होता है। इसका पहला पॉइंट क्या है, पर्यावरणीय परिवर्तनों का आर्थिक बोझ। इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण की पहल से गरीबों की लागत भी बढ़ सकती है। स्वच्छ ईंधन या तकनीकों को अपनाने से उनकी सीमित वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति एलपीजी रिफिल पर 200 की सब्सिडी दिए जाने के बावजूद लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 25% वर्ष में केवल एक से अधिक सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाता है। मतलब हमारी स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है। हालांकि सरकार ने तो हमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन हर महीने उसको भरवाने के लिए हमारे पास, जबकि वो कर क्या रहा है, 200 रुपए की सब्सिडी भी दे रहा है, उसके बावजूद हम कर क्या रहे हैं, रिफिल नहीं करा पा रहे अपने सिलेंडर को। संसाधन अभिगम प्रतिबंध। गरीब समुदाय खेती, वनोपज संग्रहण और अनौपचारिक श्रम के माध्यम से अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। कौन, जो गरीब है, उनके पास जैसे सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, या फिर अपने खेतों में अपने खेती करने के लिए किसी प्रकार का संयंत्र या कोई मशीनरी यंत्र उनके पास नहीं है, वो करेंगे क्या, प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहेंगे कि जब बारिश होगी तभी उनकी फसल अच्छी हो सकती है, अन्यथा फसल उनकी खराब हो जाएगी। प्रतिबंधात्मक पर्यावरणीय नीतियां पारंपरिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को सीमित करती हैं। विकास प्रेरित विस्थापन, जैसे बांध निर्माण, खनन कार्यों और औद्योगिक परियोजनाओं से विकास प्रेरित विस्थापन असुरक्षित समुदायों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए सरदार सरोवर बांध ने हजारों आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया, जबकि झारखंड, ओडिशा के कोयला खनन ने आदिवासी आबादी को विस्थापित किया है। जैसे जब सरदार सरोवर बांध का जब निर्माण किया जा रहा था, तो उसके आसपास रहने वाली बड़ी आबादी को विस्थापित किया गया था। और दूसरा उदाहरण क्या था, झारखंड और उड़ीसा में भी कोयला खनन से बड़ी मात्रा में आदिवासियों को विस्थापित किया गया था। और पर्यावरणीय क्षरण आपदा की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जैसा कि उत्तरकाशी के हालिया भूस्खलन और 2013 केदारनाथ बाढ़ में देखा गया, जहां अनियमित निर्माण ने गरीब बस्तियों पर प्रभाव बढ़ा दिया। विस्थापन के बाद अपर्याप्त पुनर्वास नीतियों के परिणाम स्वरूप आजीविका का नुकसान हो रहा है, गरीबी में वृद्धि हो रही है और बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जैसे किसी आपदा या किसी ऐसी स्थिति के कारण जब आप वहां से उस वर्ग को या समाज को विस्थापित करोगे तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, आजीविका का नुकसान होगा, गरीबी में वृद्धि होगी और बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा और स्वदेशी समुदायों का सांस्कृतिक क्षरण होगा। सरकारी पहल क्या क्या की जा रही है इसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कृषि, जल संसाधन और वानिकी क्षेत्रों में आजीविका की रक्षा और अनुकूलनीयता लचीलापन बनाने वाली जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कमजोर समुदायों या वंचित समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत इसका लक्ष्य क्या है, वायु प्रदूषण में कमी लाना,
साथ ही गरीब समुदायों को प्रदूषित वायु से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना भी है। यह कार्यक्रम स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण और भीड़ भाड़ वाले निम्न आय वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देता है। कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। जल जीवन मिशन, इसके माध्यम से हमने क्या किया है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने, जल की कमी को दूर करने और गरीब समुदायों में महिलाओं और बच्चों द्वारा वहन किए जाने वाले जल संग्रहण के बोझ को कम करने पर केंद्रित है। जैसे गर्मी के दिनों में यदि आप इधर निकल जाइएगा, एक तो बुंदेलखंड निकल जाइए, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में निकल जाइए, ठीक, तो यहाँ आपको पानी की कमी या जल का जो अभाव है वो आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर स्कीम। इस स्कीम के तहत हमने क्या किया है? यह स्कीम कब शुरू की गई थी? 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई है योजना। गरीब मध्यम आय वाले परिवारों को अपने घरों के मालिक होने पर रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना के लिए 30,000 से 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। यदि आप अपने घर पर रूफटॉप सोलर मतलब रूफटॉप लगा रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए आपको सरकार क्या देगी? 30,000 से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करती है। हाल के घटनाओं में सर्वोच्च न्यायालय का मार्च 2024 का वह निर्णय शामिल जिसमें जलवायु संरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि केंद्रीय बजट 2025-26 में हरित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना की गई, क्योंकि इसमें क्या पाया गया? कमजोर आबादी की जलवायु अनुकूलन आवश्यकताओं की अनदेखी की गई थी। पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के बीच संघर्ष को देखते हुए उन्हें प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के बजाय पूरक के रूप में देखना जरूरी है। सफलता एक न्याय संगत हरित परिवर्तन सुनिश्चित करने में निहित है, जो सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक न्याय केंद्रित नीतियों के माध्यम से लोगों, ग्रह और दोनों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? क्या भारत में जनजाति विकास दो ध्रुवों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपना विचार व्यक्त कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। भारत में जनजाति विकास वास्तव में विस्थापन और पुनर्वास की दोहरी धुरी द्वारा आकार लेता है, जो स्वदेशी कल्याण के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण के बजाय प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि यह प्रतिमान वास्तविक जनजातीय विकास की एक संकीर्ण समझ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे विस्थापन से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, जिसमें हम प्रथम चुनौती देखेंगे, बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समुदायों को असमान रूप से विस्थापित किया है। जैसे इसके पूर्व हमने अभी देखा था, क्या देखा? गुजरात में हमने क्या देखा? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध के निर्माण में हमने क्या किया? लोगों को विस्थापित किया। लोगों के या जनजातियों को, आदिवासियों को। वही हमने और कहाँ देखा? झारखंड एवं उड़ीसा में। झारखंड और उड़ीसा में हमने किया क्या? तो कोयला खनन हेतु या कोयले की खानों के लिए कोयला खनन हेतु उन्हें बड़ी मात्रा में क्या किया? आदिवासियों को विस्थापित कर दिया।
इसमें हम पहली प्राथमिक चुनौती कौन सी है? बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समुदायों को असमान रूप से विस्थापित किया है। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना जैसे बांधों ने 40,000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया है, जबकि झारखंड और उड़ीसा में खनन कार्यों ने हजारों आदिवासी आबादी को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इसके माध्यम से भी लगभग 2500 परिवार विस्थापित हुए थे। 2500 परिवार विस्थापित हुए, विस्थापित किया गया है। औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के निर्माण सहित संरक्षण पहलों ने आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से और भी दूर कर दिया है। इस विस्थापन के परिणाम स्वरूप भूमि, पारंपरिक आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का नुकसान होता है। आदिवासी जो भारत की जनसंख्या का लगभग, जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8.6% है। विकास प्रेरित विस्थापन का लगभग 40% हिस्सा, जो इन समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है। पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीतियां मुआवजा योजनाओं, पुनर्वास कार्यक्रमों और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से मौजूद होने के बावजूद प्रायः अपर्याप्त साबित हुई हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम व्यापक पुनर्वास का आदेश देता है, फिर भी इसका कार्यान्वयन अभी भी प्रभावित अच्छे से नहीं हुआ है। इसका क्रियान्वयन अभी नहीं हो पाया है। कई विस्थापित परिवारों को अपर्याप्त मुआवजा मिलता है, जो उनके पिछले जीवन स्तर को बहाल करने या वैकल्पिक स्थायी आजीविका प्रदान करने में विफल रहता है। विस्थापन पुनर्वास प्रतिमान से परे, इसके अंतर्गत क्या है? जैसे वास्तविक आदिवासी विकास के लिए इस द्विआधारी ढांचे के ऊपर उठना जरूरी है। पंचायत 1996 जैसी प्रगतिशील कानून आदिवासी स्वशासन पर जोर देता है, जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त नेहरू की आदिवासी पंचशील ने आदिवासी संस्कृति के सम्मान, स्वायत्तता और सतत प्रगति पर आधारित आदिवासी विकास के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं। ये ढांचे केवल सतत विकास केवल मुआवजे के बजाय भागीदारी और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हैं। सतत विकास मॉडल को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे स्थानीय संदर्भों के अनुरूप कौशल विकास और आर्थिक समावेशन के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। यद्यपि विस्थापन और पुनर्वास आदिवासी विमर्श में केंद्रीय विषय बने हुए हैं, यह दृष्टिकोण मूलतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह कारणों के बजाय लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करता है। वास्तविक आदिवासी विकास के लिए सहभागी शासन, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थायी आजीविका सृजन की दिशा में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, जो आदिवासी स्वायत्तता और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए मुख्य धारा की विकास प्रक्रियाओं में उनका एकीकरण सुनिश्चित करता है या करेगा। तो यह कुछ प्रश्न पूछे गए थे भारतीय समाज में आपसे, जिसकी चर्चा हमने की है। चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।